मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि आपने मुझे आज अपनी एकेडमिक काउंसिल के सामने अपने व्यूज़ पेश करने का मौका दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस वक़्त एक जमाजहत बहरान का शिकार है। माशी बहरान भी हमें दरपेश है, सलामती का बहरान भी हमें दरपेश है, सियासी बहरान भी हमें दरपेश है और मुझे कहने दीजिए कि अदालती, कानूनी और आईनी बहरान भी हमें दरपेश है। ये हमाजहती बहरान यकीनन एक ऐसी हकीकत है जिससे आँखें नहीं चुराई जा सकती। पहली बात जो मुझे आपसे अर्ज़ करनी है वो ये कि मुझे बहुत डिप्रेशन होती है ये सोच के कि ये बहरान ऐसे हैं जो प्रेडिक्टेबल थे। ऐसा नहीं था कि ये कुछ ज़लज़ला की तरह का बहरान था, ज़लज़ला आ गया, उसके नतीजे में तबाही हो गई और हम इसे अल्लाह की तरफ से एक आफ़त आई थी और ये नुकसान हो गया। या सैलाब आ गया, बारिशें आ गई, उसके नतीजे में फसलें तबाह हो गई। ये वो बहरान है जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया, जिसका आज हम डिस्कशन जिसके बारे में कर रहे हैं, कि जो 70 साल से नहीं तो कम से कम 50 साल से तश्कील पा रहे थे हमारे सामने। आबादी बढ़ रही थी, हमें मालूम था कि आबादी इतनी बढ़ रही है जो हम मैनेज नहीं कर पाएँगे। हम अपने वसाइल से ज़्यादा अखराजात कर रहे थे, आमदनी कम थी, अखराजात ज़्यादा थे। हम दिफ़ा पे वो पैसे खर्च कर रहे थे जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। हम ऐसे कर्ज़े ले रहे थे जो प्रोडक्टिव नहीं थे, जिसके नतीजे में हमने 10 अगर होना ही होना था, उनकी मिकदार बढ़ती चली जा रही थी। ये सारे बहरान हमारे सामने हो रहे थे। लेकिन डिप्रेशन मुझे इसलिए हो रहा है कि मैं समझता हूँ कि हम बहैसियत मजमूई एक पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी इन बहरानों को पैदा होते हुए देखते रहे और हमने इनको रोकने की कोई कामयाब कोशिश नहीं। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में आवाज़ें नहीं उठी है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने अपने तज्ज़िये पेश नहीं किए, लोगों ने इस बारे में वार्निंग नहीं दी। लेकिन बहैसियत मजबूरी हम इसमें कामयाब नहीं हो सके कि इन बहरानों की कम से कम डायरेक्शन बदल देते, इनको रोक लेते। ऐसा नहीं हो पाया, तो ये मेरे लिए बहुत डिप्रेशन की बात है। दूसरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगरचे इस बहरान की मुख्तलिफ नाकामियाँ हैं जो इसकी बुनियाद है और इसके बारे में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। लेकिन 3 बातों का मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करूँगा जो इस बहरान की बुनियाद पे है, जो इसकी बुनियाद है। पहली बात तो ये है कि हमें मालूम था कि हमारे मुल्क के अंदर नौजवानों का तनासब आबादी में ज़्यादा है। हम दुनिया के नौजवान तरीन मुल्कों में शुमार होते हैं और जिन मुल्कों के अंदर नौजवानों का तनासब आबादी में ज़्यादा होता है, उनको अल्लाह की तरफ से ये नेमत मिलती है कि वो अगर इसको पढ़ा-लिखा दें, उनकी तरबियत कर दें, उनको प्रोडक्टिव सिटिज़न बना दें, तो फिर वो तरक्की की मनाज़िल बहुत तेज़ी से तय करती हैं। इसी को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमने अपनी नौजवान आबादी को तालीम मुहैया नहीं की। हम आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे बच्चों का, जो स्कूल से बाहर है। उसकी एक वजह ये है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम इतने स्कूल, इतने मदरसे कायम कर सकें जिनमें तमाम बच्चे जा सकते हैं। और फिर जहाँ ये स्कूल कायम हुए, जहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ कायम हुई, वहाँ पे भी तालीम की क्वालिटी वो नहीं है कि उसके नतीजे में नौजवान जो पढ़ के बाहर निकले, उन्हें रोज़गार मिले, उनको बैनुल-अक़वामी तौर पे तालीम याफ़्ता शुमार किया जा सके और उनको वो सोसाइटियाँ कबूल कर सकें। तो पहला बुहरान तो ये है कि हमने अपने नौजवानों को तालीम, तरबियत और प्रोडक्टिव सिटिज़न नहीं बना सके। बावजूद इसके कि दुनिया के कई मुल्कों ने जहाँ पे उनको ये डिविडेंड हासिल था, चाइना में, थाईलैंड में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, वो तो एशियन टाइगर बन गए। इसको तालीम और तरबियत देने के बाद, उनको प्रोडक्टिव सिटिज़न बनाने के बाद हम नहीं कर पाए। ये हमारी सबसे बड़ी नाकामी है जिसका हमें एतराफ़ करना चाहिए और इसके असबाब तलाश करने बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके ऊपर गौर-फ़िक्र करना चाहिए कि आइंदा हम कैसे इस किस्म की नाकामियों को से बच सकते हैं। दूसरी बड़ी बात और ये इख्तिलाफ़ी सी बात है लेकिन मैं जुर्अत कर रहा हूँ ये बात कहने की कि हमने अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ तल्लुकात-ए-कार कायम नहीं किए, वर्किंग रिलेशनशिप कायम नहीं किया। हम इसमें नाकाम रहे। बल्कि ऐसी जो कोशिशें भी हुईं, उनको भी हमारे ताकतवर लोगों ने नाकाम बनाया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें उनके सामने सरेंडर करना चाहिए था, हमें अपने तनाज़ात भूल जाने चाहिए थे। चीन और हिंदुस्तान के तनाज़ात भी मौजूद हैं, उनके दरमियान टेंशन भी मौजूद है, एक-दूसरे की टेरिटरीज़ पे क्लेम्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो तिजारत कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का फ़ायदा है। हमने हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात-ए-कार कायम नहीं किए, तिजारत भी नहीं की, उससे नुकसान उठाया, जंगें भी की और ये एक गलत तासुर पैदा किया, कि वो एक मुस्तकिल दुश्मन है और एक मुस्तकिल मुखालिफ है, जिसके साथ हमें माफ़ कीजिएगा बसर-ए-पैकार रहना है। ऐसी कोशिश उस वक़्त भी हुई जब हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे। वो मीनार-ए-पाकिस्तान पे भी गए थे
उन्होंने पाकिस्तान की हकीकत को तस्लीम करने का वाशगाफ अंदाज में ऐलान भी किया था, लेकिन उस वक़्त भी हम में से कुछ लोग उनके खिलाफ मुज़ाहरा कर रहे थे लाहौर में। हमने ताकतवर लोगों के कहने पे अमन की इस कोशिश को नाकाम बनाने में अपनी सी कोशिश की। उसके बाद फिर कारगिल की जंग छिड़ी और ये कोशिश नाकाम हो गई। इस तरह की कोई और कोशिशें भी हुई और जिसने भी कोशिश करने की कोशिश की उसको हमने निशाने-इबरत बनाया इस मुल्क के सियासी रहनुमाओं में से भी। तो ये दूसरी बड़ी नाकामी ये थी। उसके नतीजे में हमें एक बहुत बड़ी फौज की ज़रूरत है, एक बहुत बड़े दिफाई इंतज़ाम की ज़रूरत है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के साथ अमन कायम नहीं कर सके और उसके नतीजे में फिर हम अपने वसाइल से बढ़ के हमें खर्च भी करना पड़ा। मुझे इसमें मज़ीद इलैबोरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी वाज़ेह चीज़ है। तीसरी हमारी बड़ी नाकामी ये थी कि हमने अपने मुल्क के अंदर एक इंतहाई फेक यानी एक मसनूई अ, दोहरा और ढकोसले वाला सियासी इंतज़ाम पैदा किया, दोगला सियासी इंतज़ाम कायम किया। वो दोगला सियासी इंतज़ाम हमारे उन ताकतवर लोगों ने किया, जो हमारे मुल्क की नक्शागरी करते हैं, जो फैसले करते हैं बड़े-बड़े। उन्होंने ये सोचा और उनकी सोच और उनकी ये जो सियासी इंतज़ाम कायम करने की सोच थी, वो इस बात पे मबनी थी कि सियासतदान बहुत करप्ट लोग हैं और सियासतदान इंतहाई इनकॉम्पिटेंट और नाअहल लोग हैं और ये कि सियासतदानों के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता, ये नाकाबिल एतबार लोग हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ये इंडिस्पेंसेबल भी हैं, सियासतदान इंडिस्पेंसेबल भी हैं। इनको साथ लेके चलना भी ज़रूरी है। लिहाज़ा उन्होंने एक ऐसा निज़ाम बनाया, जो दोगला निज़ाम था। उसमें सियासतदानों को आगे रखा, वो उसका डी जोरे निज़ाम का हिस्सा बन गए। नज़र तो वो आता था कि वो इक़्तिदार में हैं, लेकिन उनके पास इख्तियारात नहीं थे और इख्तियारात खुद उन्होंने अपने पास रखे। लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ वो बनाते थे, फैसले वो करते थे। छोटे-छोटे एरियाज़ में महदूद उनको फैसलों का इख्तियार दिया गया। ज़ाहिर है कि फिर ऐसे मसनूई और दोगले निज़ाम के तहत जो फैसले होते, वो फिर जिस किस्म के फैसले हो सकते थे, वही हुए। हमारे जो सियासतदान जिनको महदूद फैसले करने का इख्तियार था, वो सिर्फ़ यही सोचते थे कि अगले इलेक्शन में वो कैसे बरसर इक़्तिदार आ सकते हैं। उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, उनको ऐसे इंतज़ामात करने चाहिए जिसके ज़रिए से वो अगला इलेक्शन जीत सकें। लॉन्ग टर्म सोच उनके अंदर उनको इजाज़त नहीं थी कि उसके बारे में सोचते। जिन्होंने सोचा उनको पनिश किया गया। चुनांचे इसके नतीजे में ये जो निज़ाम वजूद में आया, उसने फिर सियासी बहरान ही नहीं पैदा किया, उसने सलामती का बहरान भी पैदा किया, उसने माशी बहरान भी पैदा किया और उसने अदालती और कानूनी और आईनी बहरान भी पैदा किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे जाने वाले सिपह सालार ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो रिटायर हो गए हैं, उन्होंने जाते हुए एतराफ़ किया कि 70 साल तक फ़ौज सियासत के अंदर मदाखलत करती रही और उसके नतीजे में आइन की खिलाफ वर्जी होती रही और अब उन्होंने ये फैसला किया है कि वो ये मदाखलत नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इन्हिसार इस बात पे है और इन बहरानों के हल का इन्हिसार इस बात पे है कि पाकिस्तानी फ़ौज अपने इस वादे की कितनी पासदारी करती है। और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इन्हिसार इस बात पे भी है कि पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान के सोच और समझ रखने वाले लोग और आईपीएस जैसे इदारे और शायद हम जैसे इदारे, हम किस हद तक इस बात को मुमकिन बनाते हैं कि इस वादे की पासदारी हो और ये दोगला और ये दोहरा निज़ाम खत्म हो और उसके नतीजे में एक नॉर्मल, एक नेचुरल सियासी बंदोबस्त वजूद में आए, जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में मुंतखब होने वाली क़यादत वो सामने आए और वो फैसले करे। और वो वक़्त अगर वो उसका मौका दिया जाएगा और अगर उसको आगे बढ़ने का और नेचुरल अंदाज में ग्रो करने का मौका दिया जाएगा, तो हम यकीनन दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ में शामिल हो सकेंगे। और अगर हम अभी भी इस गलतफ़हमी का शिकार रहे कि ये दोगला निज़ाम चल सकता है, ये दोहरा निज़ाम चल सकता है और उसके नतीजे में हम आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर ज़ाहिर है हमारे पास इन बहरानों से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।